हमें ये सेशन स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, तो स्माइल इज द मंत्र अगेंस्ट कोविड-19। तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 5 चीजें, फूड ऐसा एक मंत्र है कि जो हमारी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो फूड अगर हम पहले के जमाने में मतलब ऐसे लोग बोलते थे कि भाई हम जैसा खाना लेते हैं वो जैसे जैसे घर का जैसा खाते हैं वैसी हमारी सोच रहती है। तो अभी के ट्रेंड में देखा जाए तो हम लोग जैसा खाएंगे वैसा न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगा। और ये जो कोविड-19 का जो वायरस जो हमारे यहाँ फैला हुआ है, तो उसकी इम्यूनिटी के लिए फूड के साथ काफी दूसरे कई फैक्टर इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फूड के साथ दूसरे कौन से टॉपिक है जो नहीं हो बट हमारा न्यूट्रिशन अगर अच्छा हो तो हमें इम्यूनिटी बूस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली है एस मतलब स्लीप है, देन एम मेंटल हेल्थ है, आई मीन्स इम्यूनिटी है, एल इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड ई इज ईटिंग पैटर्न एंड एक्सरसाइज। तो अभी हम बात करेंगे कि स्लीप, मेंटल हेल्थ, इम्यूनिटी, लाइफस्टाइल और ईटिंग पैटर्न के साथ अगर एक चीज नहीं होती है तो क्या हमें इम्यूनिटी मिलती है। अगर स्लीप हमने बराबर नहीं लिया है और तो दूसरी क्या क्या चीजें अफेक्ट हो सकती है। तो उसके साथ हम मेंटल हेल्थ के भी बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और अगर ये सभी चीजों का एक साथ मिलना ही हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर, हमारी फर्स्ट गाइडलाइन है स्लीप के बारे में। आजकल हम देखते हैं तो प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जनरली। तो अभी हमें देखा जाए तो ये अपना लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, सभी को कुछ गोल नहीं है कि भाई मॉर्निंग में उठ के हमें ऑफिस जाना है या बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है। ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स है जो हर एक के घरों में देखा जाता है। तो इसीलिए सब लोग लेट रात तक जगते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठने का टाइम कुछ फिक्स नहीं होता है, दिन में सो जाते हैं। तो ये सब चीजों की वजह से क्या हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट होता है। तो प्रॉब्लम इन डेली लाइफ में बताया जाए तो यू आर एन आउल एट नाइट, तो क्या आप देर रात तक जगते हो और मॉर्निंग में लेट उठते हो। तो देर रात तक जग के मॉर्निंग में लेट उठते हो तो इसका मतलब क्या होता है, क्या आपका ब्रेकफास्ट स्किप होता है। हमें बच्चों को स्कूल में भी सिखाया गया है कि ब्रेकफास्ट हमारा हेल्दी होना चाहिए। सबको मालूम है कि ब्रेकफास्ट सबसे आइडियल मील है जो सबसे अच्छा होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट हमारा स्किप होने की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। ब्रेकफास्ट हमारा स्किप होगा तो जो मेन हमारी एनर्जी जो है, जो पूरे दिन का हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमारे ब्रेकफास्ट में से ही मिलती है। क्योंकि वो हम रात को जैसे आइडियली हमारी लाइफस्टाइल को देखा जाए तो डेली रूटीन में हम कैसे होता है कि आप 8 to 9 o'clock मैक्स टू मैक्स आप अपना डिनर कर देते हो, देन मॉर्निंग में 8 o'clock तक आप उठते हो। तो इतने घंटे का जैसे 10 से 12 घंटे का आपका काफी सारा गैप हो जाता है। तो वो गैप को अगर मॉर्निंग में अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिला है तो बॉडी स्टार्व रहेगी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से। तो उसकी वजह से इरिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। अगर जो बच्चा ब्रेकफास्ट करके भी स्कूल विदाउट ब्रेकफास्ट अगर स्कूल जाता है तो उनका परफॉर्मेंस लेवल में भी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो अगर आप सोचिए कि अगर आपकी नाइट स्लीप अच्छी नहीं है और डेली आपका रूटीन है कि वही ब्रेकफास्ट आपका स्किप ही होता है, तो बहुत सारी चीजें चेंजेस होती है, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आने लगते हैं। तो जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी होना, गुस्सा आना, वो सब सिम्टम्स हमें ज्यादा दिखते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो डेली सभी के लाइफ में होता है। आप टीनेजर्स ले लो कि ज्यादा यंग एडल्ट जो भी आते हैं उनको ले लो,
या छोटे बच्चे ले लो। तो इसीलिए फर्स्ट है कि आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देन हम बताएंगे कि वाई स्लीपिंग पैटर्न इज इम्पोर्टेंट। स्लीपिंग पैटर्न क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो अगर आप रात में देर से जगते हो तो क्या क्या चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक तो आपको डे टाइम में सोने का ही मन होगा, डे टाइम में आप अपने आप को फटीग फील करोगे, आपका परफॉर्मेंस लेवल भी पुअर होगा, इरिटेबिलिटी आती है, धीरे धीरे आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं, हार्ड और बेड में से जल्दी उठते नहीं हो जल्दी, तो हार्ड टाइम गेटिंग आउट ऑफ बेड। तो ये सब चीजें अगर हम रात में देर तक जगते हैं तो ये सब चीजें आती हैं। आजकल हम देखा जाए तो जो यंग जनरेशन है वो ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पे ज्यादा रहते हैं, ब्लू लाइट में ज्यादा रहते हैं। तो फोन है या आईपैड है उसमें पूरा टाइम रात में जगने की हैबिट हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनको जल्दी मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हैं और ये सब सिम्टम्स उनको रहते हैं। अभी ये इम्पोर्टेंट स्लीप का इम्पोर्टेंट क्या है? तो आपका हार्मोनल बैलेंस अच्छे से होगा अगर आपने अच्छी स्लीप लिया है तो। रिचार्ज योर ब्रेन, मतलब ब्रेन अच्छे से रिचार्ज होगा, ग्रो एंड रिपेयर सेल्स एंड ऑल्सो बूस्ट इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है उसको रिपेयर करने के लिए टाइम लगता है, उसको रेस्ट देना चाहिए। तो वो सब हमें इसी प्रॉपर स्लीप लेने की वजह से ही हमें मिलता है। हमें देखा है कि आजकल ये जो चीजें ज्यादा डे बाय डे बढ़ती है इसकी वजह से पीसीओडी और पीसीओएस जो आज हमने यंग लड़कियों में देखा है, हार्मोनल चेंजेस के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा केसेस रहते हैं। पहले इतने केसेस नहीं आते थे, मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट लड़कियां ऐसी आती है कि जिसको ये प्रॉब्लम है। तो उसका वन ऑफ द कॉज आपकी स्लीप पैटर्न ही है, जिसकी वजह से टेक्निकल बेस पे हम देखा जाए तो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने की वजह से स्लीप के लिए हमें दो पैरामीटर सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, देन है आपका एडिनोसाइन। तो ये एडिनोसाइन एंड मेलेटोनिन स्लीप की पैटर्न में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं। एडिनोसाइन है कि जो आपका स्लीप पैटर्न एक तो सही से जो बॉडी आपकी जो काम करती है वो उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट मिलता है वो एडिनोसाइन है। तो अगर आपने स्लीप अच्छे से नहीं ली है तो उसकी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी। मेलेटोनिन हार्मोन है वो जनरली पीक नाइट में सीक्रेट होता है। तो अगर आपने रात के टाइम पे आपने नींद नहीं ली है और वो नींद आपने दिन के टाइम में कवर किया है तो भी आपकी जो सर्काडियन रिदम है वो प्रॉपर नहीं रहेगी। तो वो रिदम को सर्काडियन रिदम मतलब क्या है कि एक हाइपोथैलेमस में से एक आपका अलार्म, नेचुरल अलार्म क्लॉक है। कि नेचुरल अलार्म क्लॉक क्या है कि आपको एक शेड्यूल एक फिक्स रहता है कि भाई इतने टाइम पे उठना, इतने टाइम पे सोना, इतने तो ये एक साइकिल जो है वो नेचुरल सभी के बॉडी में रहती है और वो नेचुरली हमें वो टाइम पे नींद आने लगती है। तो अगर हम रात की स्लीप हमारी प्रॉपर नहीं है तो वो सर्काडियन रिदम में भी डिस्टर्बेंस आने लगेगा। तो जिसकी वजह से ये मेलेटोनिन हार्मोन का जो काम है वो वर्क नहीं करेगा। दूसरी बात है कि मेलेटोनिन हार्मोन इज कनेक्टेड टू योर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, उसके साथ भी कनेक्ट होता है। किसी किसी का बहुत ज्यादा कहना होता है कि मैं एकदम टोटली ज्यादा डिसिप्लिन में हूँ फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आती है। तो उसका वन ऑफ द रीजन है कि क्या क्या फैक्टर मेलेटोनिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो एक तो जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, विटामिन B12 है, विटामिन D3 है, वो सब विटामिन भी प्रिकॉर्सर है आपको मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट होने के लिए। तो ये जो सब चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ वाइसा वर्सा है, मतलब ये चीज कम हुई है तो इस पे इफेक्ट होता है, अगर ये डेफिशिएंसी है तो भी स्लीप साइकिल पे और उसकी सर्काडियन रिदम पे डिस्टर्ब होता है। तो स्लीप पैटर्न भी इम्पोर्टेंट है और इसके साथ न्यूट्रिशन लेवल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सर्काडियन रिदम एक दूसरी तरीके से कैसे डिस्टर्ब होती है? एक तो आपकी स्लीप पैटर्न सही नहीं होती है जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं।
क्योंकि ओबेसिटी बिकॉज ऑफ कि आपका जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन रहता है, कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें ओबेसिटी क्रिएट होती है। अगर हमारे बॉडी में फुल ऑफ विटामिन है तो वो डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं रहेगी और नेचुरल साइकिल बॉडी की प्रॉपर रहेगी, तो आपको ओबेसिटी भी क्रिएट नहीं होगी। एंड ओबेसिटी की क्रिएट होने की वजह से आपको जो दूसरी बैड हैबिट्स है वो ज्यादा क्रिएट होती है। तो ये बैड हैबिट्स में आप अल्कोहल कंजम्पशन है, स्मोकिंग है, तो वो सब चीजें भी इसमें ज्यादा इंक्लूड होती है। तो जो सर्काडियन रिदम है वो अल्कोहल कंजम्पशन से भी डिस्टर्ब होने लगती है। अगर आपने अल्कोहल कंजम्पशन अच्छे से मतलब आपको हैबिट है वो अल्कोहल की डेली रूटीन में, तो क्या होगा कि आपकी जो रैम पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और उसके साथ आपका जो रिथमेटिक आपको स्मॉल टाइम के लिए अच्छे से नींद आती है, बिकॉज ऑफ कि आपके जो मसल है वो वर्क करना स्लो वर्क करने लगते हैं। तो जिसकी वजह से आपके थ्रोट मसल भी स्लो वर्क करने लगते हैं, तो उसकी वजह से आपको स्नोरिंग भी ज्यादा होती है एंड स्लीप एपनिया के प्रॉब्लम्स भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। क्योंकि ये स्लीप पैटर्न के साथ दूसरी ओबेसिटी एंड स्लीप एपनिया अभी के ट्रेंड में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो अभी काफी टाइम से बढ़ रहे हैं। तो ये स्लीप एपनिया तक आप नहीं पहुंचो, जिसकी वजह से मेन फैक्टर है कि आपको स्लीप पैटर्न अपनी सही करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी इज योर स्लीप। तो अगर आप अच्छे से नहीं सोते हो तो आपको अपना ब्लड रिपोर्ट चेक कराना चाहिए, अपनी स्लीप साइकिल आपको सही करनी चाहिए, जिससे आपको ज्यादा डेफिशिएंसी ना हो और आप स्लीप एपनिया तक नहीं पहुंचो। देन है कि ये स्लीप पैटर्न एंड मेंटल हेल्थ, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जैसे स्लीप बराबर नहीं होती है, तो मैंने आगे बताया जैसे इरिटेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, डिसिप्लिन नहीं रहता है। मेंटल हेल्थ मतलब इरिटेबिलिटी की वजह से हम नहीं सोचने वाली चीजें ज्यादा सोचने लगते हैं, जो चीजों को नेगेटिविटी बॉडी में ज्यादा आने लगती है। कई बार हम बच्चों को भी बोलते हैं कि आप ये करो वो करो, आप ऐसे मत करो, तो हम नैगिंग करना हमारा शुरू हो जाता है। तो वो चीजें करने से, नैगिंग करने से या बच्चों को राइट हैबिट सिखाने से मेंटल हेल्थ को अपनी अच्छी नहीं होती है। मेंटल हेल्थ के पीछे भी ये सब पैरामीटर काम करते हैं, जो अगर आपकी स्लीप फाइंड आउट करो कि स्लीप बराबर नहीं है, स्लीप नहीं है, मेडिटेशन आप करते हो कि नहीं, मेडिटेशन नहीं तो बच्चों में आप जैसे यंगस्टर्स में कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, तो कोई भी स्पोर्ट्स में इतने इंक्लूड है कि नहीं, एक्सरसाइज उतनी अच्छे से करते हैं कि नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी बॉडी के हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं और हमें अच्छे से नींद भी आती है, वो केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होने की वजह से। तो ये सभी फैक्टर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसमें सबसे मेन फैक्टर है कि आपका अगर डेवलप हॉबीज किया है आपने, अगर हॉबी कोई भी हॉबी आप ले लो, जो कोई भी हॉबी, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट है, अभी लॉकडाउन में हम बहुत सारे लोगों की हॉबीज देखते हैं, जो सब लोग फेसबुक पे कुछ ना कुछ चीजें अपलोड करते हैं। तो सभी के अलग अलग सेक्टर में आप कर सकते हो। किसी को ज्यादा म्यूजिक का पैशन होता है तो वो म्यूजिक में आगे बढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप इतने कॉम्पिटिटिव करो, पर आप अपनी हॉबीज से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेकंड थिंग है कि आप जो चीज ज्यादा सोचते रहते हो उसको ब्रेक मिलेगा। तो एक तो आपको हॉबीज के लिए आप कोई कुकिंग का शौक डेवलप कर सकते हो, या फिर कोई आप अभी लॉकडाउन पीरियड में कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो कि जो ऑनलाइन हो और आपको स्टडीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप वो चीजें भी ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। कोई स्पोर्ट्स कर सकता है, कोई मेडिटेशन कर सकता है, कोई योगा में आगे बढ़ना चाहता है तो घर पे 2 घंटा योगा की प्रैक्टिस करते रहता है। तो ऐसा करने से एक ही चीज के पीछे आप इतने सोच के जो अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हो वो नहीं होगा, और पूरे दिन का एक शेड्यूल एक डिसिप्लिन वाइज होगा कि आपको ये लॉकडाउन पीरियड में भी आपको ध्यान में रखना है कि मुझे एटलीस्ट 11 बजे तक सो जाना है। मॉर्निंग में आप 7 बजे नहीं तो एटलीस्ट 8 बजे तक तो उठ ही सकते हो। फिर आप अपना जो भी ड्रिंक या जो भी ले रहे हो वो आप कुछ भी गर्म पानी है या वो सब चीजें आप अपनी ले लो। देन आपका 9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए।
तो जरूरी नहीं कि रोज आप घर में रहते हो तो हैवी चीजें ही बनाओ, और मॉर्निंग में 2 घंटा और इवनिंग में 2 घंटा आप ऐसा टाइम कर सकते हो कि मॉर्निंग में 2 घंटा आप करो तो कोई भी स्पोर्ट्स टाइप की एक्टिविटी घर में कर सकते हो, और इवनिंग में आप कोई भी म्यूजिक या ऐसा कोई जो इंटरेस्ट हो वो रिलेटेड आप अपना, कई बार हॉबीज नहीं होती है पर आगे की एज में जाके अपनी हॉबीज को आप डेवलप भी कर सकते हो। अगर ये चीज आपने डेवलप नहीं की है तो डेफिनेटली आपको लाइफस्टाइल के इश्यूज आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके माइंड को ब्रेक करने के लिए। जब तक माइंड आपका ब्रेक नहीं होता तब तक आपकी हॉबीज अच्छे से डेवलप किया है तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ध्यान है कि इम्यूनिटी का रिलेशन खाने के अलावा ये सबके साथ तो है ही जो मैंने आपको बताया, पर इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है, हमने बहुत सारे कोविड-19 के रिलेटेड मैंने बहुत सारे हमने देखे हैं कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाओ, स्लीप बढ़ाओ, तो टेक्निकली ये सब चीजें क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इम्यूनिटी जो बॉडी में होती है तो वो अगर आप कोई बाहर से कोई एंटीजन आता है तो वो प्रोटीन रिलीज करता है, साइटोकाइंस प्रोटीन रिलीज करता है, तो वो रिलीज करने से वो उसके साथ फाइट करता है और जो एंटीजन है वो उसको हम किल कर पाएंगे। तो जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्लीप। तो स्लीप आप लोगे तभी आपकी बॉडी उतना रेजिस्टेंस लेवल उनका हाई कर पाएगी, क्योंकि स्लीप के साथ दूसरे विटामिन भी उतने ही जुड़े हुए होते हैं। स्लीप नहीं आती है दैट मीन्स कि कोई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन आपकी बॉडी में है और वो टोटली रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी। तो स्लीप अगर आपने अच्छे से लिया है तो ये बॉडी की एबिलिटी होगी कि आप बाहर के एंटीजन को किल कर पाओगे। जैसे हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो जरूरी है कि हम थोड़े टाइम के लिए रेस्ट ले तभी हमारे मसल रिजुनेट होते हैं। तो वैसे ही बॉडी भी पूरा टाइम, सेल्स जो हमारे हैं वो पूरे टाइम वर्क करते हैं, हम बैठे हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं या कोई भी एक्टिविटी करे या ना करे, हमारे सेल्स का, बॉडी का काम है कि नया सेल आना और पुराने सेल को जाना। तो बॉडी की मशीन तो चालू ही रहती है, तो वो मशीन को अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो एनर्जी वापस साइटोकाइंस और प्रोटीन कैसे रिलीज करेगा जो इम्यूनिटी के साथ लड़ पाए। तो जिसकी वजह से स्लीप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी स्लीप अच्छी होगी तभी आपका इम्यून फंक्शन अच्छे से अच्छा होगा। लाइफस्टाइल में जो मैंने बताया वो भी सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, तो ये पांचों चीजें अगर साथ में आएगी तो ये जो स्माइल है उसको आप उसको जो कोविड-19 को आप किल कर पाओगे। तो स्माइल के लिए क्या क्या 5 चीजें जो है, जो स्लीप है, मेंटल हेल्थ है, इम्यूनिटी है और लाइफस्टाइल है एंड देन ईटिंग पैटर्न एंड एक्सरसाइज, तो वो सब पांचों चीजें अगर आप में 100% आती है तो डेफिनेटली कोई भी वायरस आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएगा और आप कोविड-19 को हीट कर पाओगे। क्योंकि अभी तो हम लोग लॉकडाउन पीरियड में है तो अभी सेफ है कि हम बाहर के एटमॉस्फेयर में इतना नहीं आए हैं, पर लॉकडाउन पीरियड के बाद ऐसा नहीं है कि 2 महीने के बाद वो वायरस नहीं दिखेगा। वायरस तो दिखने ही वाला है, वायरस होगा ही, पर उसके लिए ये 2 महीने के टाइम है हमारे पास। तो जो भी हमारे पास टाइम है उसमें हम अपनी ये लाइफस्टाइल को हमें बिल्ड करना है और फैमिली के साथ बॉन्डिंग भी बढ़ाना है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ भी ज्यादा इंक्रीज होती है। आप अपने जितने इमोशन है, आप जितनी अपनी हॉबीज या है, वो सब चीजें आप डे टू डे लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि ये सब चीजें आप नहीं कर पाते हो। तो ये सब चीजें भी आपके मेंटल स्टेटस को ज्यादा अच्छा करेगी, क्योंकि हमारा हर आदमी जो है वो एक सोशल पर्सन है, वो टोटली इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये सब के साथ इमोशन से हम अपने फैमिली के साथ रहेंगे, घर के काम में हम हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, सब साथ में एक्सरसाइज करेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे, सब म्यूजिक साथ में कर सकते हैं, कुकिंग साथ में कर सकते हैं, क्लीनिंग सब साथ में कर सकते हैं। तो ये सब एक लाइफस्टाइल है और इसके साथ करने से एक बच्चों में भी एक हैबिट डेवलप होती है।
तो एक पॉजिटिव वे से हमें सोचा जाए तो हमें ये एक टाइम पीरियड मिला है कि जिसकी वजह से हम अपने फैमिली के साथ इतने अटैच ज्यादा हुए हैं, जितना टाइम आप अच्छे से दे सकते हो अपने बच्चों को भी आप अच्छे से अच्छा टाइम दे सकते हो, जो बिजी वे में हम नहीं दे सकते थे। तो अभी का टाइम है जो आपको ये सब चीजें करने से आपको ही फायदा है। एक तरीके से जो भी बिजनेस का और जो भी इश्यूज है वो जो होने वाला है वो टाइम पे तो होगा, पर अभी उससे भी ज्यादा अगर आपकी हेल्थ की आप एक बिजनेसमैन हो तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने अगर अपनी लाइफस्टाइल सही करी है और आपकी जो एज है, जैसे आप 40 ईयर के हो और आप 35 ईयर के लग रहे हो, तो 5 साल ज्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो आपको सेम सैलरी अगर 5 साल ज्यादा मिलती है तो डेफिनेटली आपको वो चीज का प्रॉफिट है। तो आप वो वे से सोचो, क्योंकि हेल्थ से ज्यादा दूसरा कुछ भी नहीं है। तो लाइफस्टाइल जब तक आप ठीक नहीं करोगे तब तक आपका कितना भी प्रॉफिट हो या कितना भी हो, आप कोई भी स्ट्रेस को भी हैंडल नहीं कर पाओगे। तो लाइफस्टाइल अच्छी रखना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने फैमिली में अपने बच्चों को भी ज्यादा टाइम दो तो आप उनको भी एक लाइफस्टाइल सिखा पाओगे। अच्छी हैबिट बच्चों को छोटी एज में से ही देनी होती है। तो ये सब चीजें भी हमें एक फायदा कराती है कि ये चांस मिला है एक पॉजिटिव वे से देखा जाए तो, कि हम ये लॉकडाउन पीरियड में भी अच्छे से अच्छी लाइफस्टाइल एक शेड्यूल हमारा बना सकते हैं कि मॉर्निंग में इतने टाइम पे उठना, इतने टाइम पे सो जाना और पूरे दिन में ये एक्टिविटी करना। तो ये गोल के साथ आप चलोगे तो डेफिनेटली इतने टाइम पीरियड में आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और ये भी बहुत एक अच्छी बात है कि बाहर का खाना, रेस्टोरेंट, वो सब चीजें नहीं मिल रही है, तो सभी चीजें कुकिंग घर पे हो रहा है। तो नेचुरल है कि घर पे हो रहा है तो वो ऑब्वियसली हेल्दी चीजें ही बनेगी। जब हम खुद से खाना बनाते हैं और अपनी ट्रेडिशन की चीजें बनाते हैं तो वो डेफिनेटली हमें फायदा ही करेगी। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस आगे, न्यूट्रिशन के बारे में हम आगे करेंगे। या अभी ये न्यूट्रिशन, ये टॉपिक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अभी हम देखा जाए तो सब लोग इसे क्या बोलते हैं, डाइट। हम लोग डाइट कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं। कहीं पे हम गए हैं, कहीं पे पार्टी में गए हैं, कहीं पे शादी में गए हैं और कोई लोग नहीं खा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ये डाइट कर रहे हैं। तो डाइट मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कम खाना है, वो डाइट नहीं है। डाइट मतलब आप कौन सा फूड ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, और जो ले रहे हो वो कितना न्यूट्रिटिव है, उसको कितना न्यूट्रिटिव हम बना सकते हैं, उसको हम डाइट बोलते हैं। आप जितने अच्छे से न्यूट्रिटिव चीजें खाई है और जितने अच्छे से आपने न्यूट्रिशन का अपने डाइट में इंक्लूड किया है तो वो अपनी हेल्थ को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करेगा। तो फूड इज अ मंत्र है। जैसे हम पूजा और वो सब करते हैं उसमें कैसे मंत्र का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम जैसा मंत्र बोलते हैं तो वैसी अच्छा अच्छा चीजें होने लगती है। तो फूड इज अ मंत्र के टाइप है कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी फिटनेस को और आप में जो टैलेंट है उसको दिखाता है। तो फूड को एक भगवान का मंत्र जैसे बताया गया है। तो इसमें बैलेंस न्यूट्रिशन लेना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो बैलेंस न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें आती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है एंड फैट है। आप सब लोगों को मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट हमें किसमें से, रोटी है, राइस है, पास्ताज है, तो वो सब चीजों में से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और वो कॉम्प्लेक्स कार्ब वाली चीजें हमें लेनी है, जो रिफाइंड कार्ब्स है, जो मैदा है, वो सब चीजें हमें नहीं लेनी है। तो उसका परसेंटेज है 50 to 55% है। प्रोटीन है 15 to 20% जितना प्रोटीन हमें लेना है। और उसके साथ हमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन हमें लेना है। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन में क्या क्या चीजें ऐड होती है, मिल्क है, पनीर है, एग है। तो वो सब चीजें हम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब उसमें ज्यादा असेंशियल फैटी एसिड्स उसमें ज्यादा होते हैं। उसके साथ फैट है, तो फैट हमें 15 to 20% लेना है। उसमें आप देखा जाए तो एसेंशियल फैट, उसमें सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ये सब चीजों का डिस्कशन मैं इसलिए कर रही हूँ
कि आपको मालूम चले कि फैट भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो फैट के बारे में हम पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ हम करेंगे। फैट्स आर नॉट विलन। मतलब सब लोग मेरे पास काफी क्लाइंट आते हैं, उनका कहना होता है कि मैम मैं तो बिल्कुल भी फैट लेती नहीं हूँ, रोटी भी सूखी ले रही हूँ, फिर भी मेरा वजन नहीं जा रहा है। तो फैट ऐसा कोई विलन नहीं है। तो इसके बारे में हम कि फैट का इम्पोर्टेंस क्या है, तो फैट किन किन की कौन सी चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे पहले हमारी बॉडी पूरे सेल्स से बनी हुई होती है, तो सेल्स के आजू बाजू जो मेम्ब्रेन है वो फैटी एसिड से बना हुआ होता है। तो पूरे उसमें फैट का इम्पोर्टेंट यहाँ है कि बॉडी पूरे सेल्स जो होते हैं उसमें फैटी एसिड्स है, मतलब एसेंशियल फैट्स उसमें उसे बनी हुई होती है। तो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म और मैकेनिज्म के लिए हमें क्या चाहिए, फैट चाहिए। दूसरा है कि हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए भी हमें फैट चाहिए। हार्मोन्स है जो एस्ट्रोजन है, एंडोक्राइन ग्लैंड है या प्रोजेस्टेरोन है, तो सब थायराइड ग्लैंड है, तो वो सब के लिए भी हमें फैट उतना ही इम्पोर्टेंट है। देन है कि हमारा ब्रेन का फंक्शन अच्छा करने के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, उसके लिए भी हमें फैट चाहिए। फैट में हमें देखा जाए तो एक तो एनिमल फैट है जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड वेगन जो फैट है जो वेजिटेरियन फूड में से मिलती है वो फैट है। तो वो वेजिटेरियन फूड में से जो हमें फैट मिलती है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको टोकोफेरोल है, फिर स्टेलोन है एंड कैरोटिनॉइड्स है। तो वो सब चीजें हमें उसमें से ज्यादा मिलती है। तो वो क्या काम करता है, वो जो तीनों कंटेंट है वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो ये सब चीजें में टेक्निकल है, पर मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको पता चले, कोई आपका ये माइंडसेट जो है मिक्स है कि मुझे फैट बिल्कुल भी नहीं लेना है, वो आप चेंज करें, जिसके लिए मैं ये सब टेक्निकल चीजें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फैट हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो फैट कोई विलेन नहीं है। इसमें देखा जाए तो 3 टाइप की फैट है। एक तो एसएफए मीन सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पुफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो इसका परसेंटेज वाइज है। ये जो बैलेंस डाइट का जो मैंने आपको दिखाया है वो ये कोई गाइडलाइन से ही चीजें ली है, जो हमारे नेशनल गाइडलाइन के मुताबिक की ही ये चीज है। तो वो मुताबिक हमें वो चीजें लेना जरूरी होता है। जो भी कई क्लाइंट आते हैं वो बोलते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन ही लेता हूँ, कि मैं फैट नहीं, या कीटो डाइट करते हो तो खाली फैट ही लेते हैं। तो ये सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो सैचुरेटेड फैट है वो हमें 8 to 10% जितना लेना है, और वो हमें ज्यादा से ज्यादा कोकोनट ऑयल है, घी, बटर एंड वनस्पति घी उसमें से मिलता है। बट वनस्पति घी इट इज हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, हाइड्रोजिनेटेड रिफाइंड ऑयल, तो वो हमें नहीं लेना है। उसके वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ाता है, तो वो मेटाबॉलिक डिजीज हमें इसकी वजह से ज्यादा होते हैं। घी या कोकोनट ऑयल या बटर घर पे बनाया हुआ, उसकी मात्रा में आप 8 to 10% टोटल किलो कैलोरी, जो फैट का परसेंटेज है 15 to 20%, उसमें 8 to 10% टोटल जो किलो कैलोरी है वो सैचुरेटेड फैट में से मिलती है। मतलब सैचुरेटेड फैट जनरली एनिमल फैट में से हमें ज्यादा मिलता है। देन हमें अभी देखा जाए तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो वो हमें कितना है, 15% कैलोरी जितना होना चाहिए। एंड जो पोफा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो 10% के अकॉर्डिंगली हमें लेना है। तो उसमें मोनो चेन होती है, इसलिए उसको मोनो बोलते हैं। उसमें ग्राउंडनट ऑयल आप ले सकते हो, राइस ब्रान एंड सीसम ऑयल, ये 3 ऑयल आप यूज कर सकते हो, जो कोल्ड प्रेस ऑयल है। देन पूफा में दो तरह के एसिड्स होते हैं, जो लिनोलेइक एंड लिनोलेनिक एसिड होते हैं, वो गुड फैटी एसिड्स है। तो ये जनरली हमें वेजिटेबल प्लांट जो वाले होते हैं उसमें से हमें ये पूफा मिलता है। वेजिटेबल प्लांट ऑयल जो मैंने आगे बताया कि उसमें कौन कौन से 3 कंटेंट है, तो वो उसमें ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। तो अभी ज्यादा से ज्यादा हमें ये हमारे लिए ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि उसमें लिनोलेइक एंड लिनोलेनिक एसिड है।
तो सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर, सनफ्लावर, ये सब ऑयल आप ले सकते हो। देन फिश ऑयल है, उसमें ओमेगा कंटेंट ज्यादा आता है, तो वो ज्यादा नॉन वेजिटेरियन जो है और लेना पसंद करते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, तो वो हमें लेना चाहिए। देन क्वांटिटीज ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है, जो 0.1 ग्राम है उसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड है। लिनोलेनिक एसिड वो भी मतलब एक एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में से ही आता है। तो उसकी गाइडलाइन के हिसाब से क्या बताया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है, जो हम 70 ग्राम लेंगे तब हमें 0.1 ग्राम ALA मिलेगा, मतलब 0.1 ग्राम अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो एसेंशियल एसिड है वो हमें मिलेगा। प्रोटीन है जो हम 50 ग्राम लेते हैं तो हमें इतना मिलेगा। वेजिटेबल्स है जो 300 ग्राम लेंगे तो हमें ALA इतना मिलेगा। फ्रूट्स हम 300 से 400 ग्राम लेंगे तो हमें इतना ALA मिलेगा। एंड स्पाइसेस भी, जैसे मेथी दाना है, टर्मरिक है, अजवाइन है, वो सब स्पाइसेस है, वो जो हमारे इंडियन स्टाइल की जो कुकिंग है उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, तो स्पाइसेस भी हमें अच्छे से लेने चाहिए, तो जिसकी वजह से भी हमें हमारा जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है वो हम ज्यादा बना सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 70 ग्राम है, मतलब आप इतना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लोगे तो आपको ये चीजें मिलती है। तो ये इसका मतलब है कि ये सब चीजें बैलेंस डाइट आपको दिखाती है कि बैलेंस डाइट में जैसे हमारी इंडियन पैटर्न है कि दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, ये हर एक के घर में ये पैटर्न चलती है। तो ये जरूरी है कि हम बैलेंस डाइट ले, तभी हमें विटामिन के साथ ये सब चीजें, क्योंकि अगर आपने रोटी लिया है तो रोटी में आपको प्रोटीन की मात्रा भी मिलेगी, फाइबर की मात्रा भी मिलेगी, विटामिन भी मिलेंगे, सब चीजें। पल्सेस लिया है तो उसमें से भी आपको कार्ब्स भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो भी मिलेगा आपको। वैसे ही वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस में है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने रोटी खाई है तो मुझे प्रोटीन नहीं मिलेगा। हाँ, रोटी खाई है तो कार्ब्स की मात्रा परसेंटेज वाइज उसमें ज्यादा होती है और प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम होता है। पर अगर प्रोटीन लिया है तो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, पर कार्ब्स तो उसमें से आपको मिलने ही वाला है। तो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, ये सभी चीजें एसेंशियल है। ये सभी चीजों की मात्रा में अगर आपने प्रॉपर लिया है तभी आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है अल्फा लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, तो वो सब चीजें आपको अच्छे से मिलेगी। अभी विटामिन का हम बात करेंगे, तो ये सब जो विटामिन है जो इम्यूनिटी आपकी बढ़ाता है। तो कौन कौन से विटामिन ए है, फॉलेट है, सेलेनियम, जिंक, विटामिन सी, ई एंड विटामिन डी। तो ये सब कंटेंट आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। विटामिन ए का रोल क्या है हमारे बॉडी में? विटामिन ए जनरली आईसाइट हमारी अच्छी करता है और हमारी इम्यून सिस्टम को ज्यादा बूस्ट करता है। तो इसीलिए वो कलरफुल वेजिटेबल्स और कलरफुल फ्रूट्स में से हमें मिलता है। जो कलरफुल है उसमें लाइकोपिन कंटेंट अच्छा आता है। तो जो कलर के वाइज हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेंगे तो वो मात्रा बॉडी को प्रॉपर मिलेगी। तो विटामिन ए उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फॉलेट है, मतलब विटामिन B9 है, वो आपको स्पिनेच, कैबेज एंड पीज में से मिलेगा। फॉलेट कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जनरली प्रेग्नेंट वुमन को। जो उनकी प्रेगनेंसी शुरू होती है तभी से उनको 3rd मंथ से ही फॉलेट दिया जाता है। तो वो इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि बच्चे का वेट भी अच्छा करेगा एंड उसका ब्रेन डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा, तो फॉलेट उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि वो ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए हेल्प करता है और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको हिमोक्रोटिक एनीमिया, जो एनीमिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं डेफिशिएंसी की वजह से। और ज्यादा डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो वो जनरली एनीमिया ना हो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए ये मात्रा हमें अच्छे से लेनी चाहिए। ये जनरली नॉन वेजिटेरियन फूड में से भी मिलता है आपको, पर जो लोग वेजिटेबल है वो ये चीजें ले सकते हैं। सेलेनियम है, वो भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वो जनरली सेलेनियम एंड जिंक, जिंक आपको काजू में से भी मिलेगा।
तो सेलेनियम भी आपको उसमें से मिलेगा। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उसको ड्राई फ्रूट में से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स उसमें से मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं तो हमें ये चीजों की डेफिशिएंसी होगी। अगर आप वेगन, टोटली वेगन हो तो भी आप अगर ड्राई फ्रूट अच्छे से ले रहे हो तो क्योंकि वो वेजिटेरियन सीड्स है, आप सीड्स सब ले सकते हो, चिया सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, तो वो सब सीड्स ले सकते हो। तो उसमें से भी आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड मिलेंगे जो आपके विटामिन की क्वालिटी को भी एनहांस करेंगे। सिंपल एक विटामिन की डेफिशिएंसी भी दूसरे विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं करने देती है, क्योंकि एक विटामिन को एब्जॉर्ब होने के लिए दूसरे विटामिन की भी जरूरत होती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैंने एक आयरन की टैबलेट ले लिया है तो दूसरे विटामिन हम नहीं लेंगे तो भी चलेगा। अगर हमने विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली हमारे दूसरे विटामिन जैसे आयरन भी कम होगा, B12 भी कम होगा, तो दूसरे विटामिन भी बॉडी में कम रहेंगे। तो एक विटामिन से हमारी बॉडी की जो कार है वो एक विटामिन से नहीं चलती है। सभी विटामिन की मात्रा, इंजन जो गाड़ी का इंजन है वो एक ही से काम नहीं करता, सब लोग साथ में मिलके काम करते हैं। तो बॉडी भी ऐसी ही है, सभी विटामिन की मात्रा बॉडी में अच्छे से होगी तभी विटामिन का एब्जॉर्प्शन जो गट है उसमें से होगा। आगे हम गट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। विटामिन सी है वो जनरली साइट्रस फ्रूट्स में से और वेजिटेबल्स में से हमें मिलता है। तो वो हमें डेली साइट्रस फूड इंटेक करने चाहिए। जनरली एसिडिटी और जो जिसको जैसा प्रॉब्लम है उसको जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे उनको कोई एक्सपर्ट्स की सलाह लेके उनको वो चीज करनी चाहिए। बाकी सब लोग को जो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कोई तो आप ले सकते हैं। दूसरा है कि हमारी थायराइड की मैकेनिज्म में भी अगर हमें हाइपोथायराइड है तो भी हमारा लेवल D3 लेवल कम हो सकता है। तो ये जो एंडोक्राइन डिजीज है उसमें भी हम फाइंड आउट करा सकते हैं कि हमें कौन कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है। कई बार कई लोगों को डेफिशिएंसी इतनी नहीं होती है और कई लोगों को ज्यादा से ज्यादा डेफिशिएंसी होने लगती है। तो वो बॉडी की मैकेनिज्म पे, इंटरनल फिटनेस पे, उनका जेनेटिकली जो अंदर का जो बंधारण है उस पे, वो सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। आपकी लाइफस्टाइल और आपकी जो खाने की पैटर्न है वो तो डेफिनेटली है ही, पर कोई कोई केसेस में किसी को वो सब चीजें अच्छी होती है फिर भी डेफिशिएंसी बहुत जल्दी हो जाती है। तो वो भी ये सब चीजों के फैक्टर हो सकते हैं तो जिसकी वजह से उनको डेफिशिएंसी रहती है। पर ऑलवेज रूल आउट करो कि क्या क्या डेफिशिएंसी है। ये सिंगल डेफिशिएंसी आपके नेचर को, आपके स्वभाव को टोटली चेंज कर सकती है। तो विटामिन का बहुत ही ज्यादा रोल है आपकी हेल्थ के लिए। देन विटामिन ई है जो हमें नट्स में से मिलता है, तो उसमें फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रहता है और बॉडी की कोई भी रासायनिक प्रक्रिया में एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही ज्यादा रोल है। तो विटामिन ई मतलब नट्स हमें डेली लेने ही चाहिए। देन दूसरे जो विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, वो भी हमारी नर्वस सिस्टम और हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उनकी भी डेफिशिएंसी, जैसे कई लोग ज्यादा फैट डाइट की तरफ जाते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि उनको बी कॉम्प्लेक्स मतलब थायमिन और B6 B9 की डेफिशिएंसी होने लगती है। तो जिसकी वजह से थोड़ा चिड़ियापन आना या गुस्सा आना और वही लॉन्ग टाइम तक फैट डाइट करते रहने से भी मसल की क्वालिटी भी धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है। और मसल के साथ ऑलवेज है कि विटामिन बॉडी में कम हो गया और नर्वस सिस्टम को भी ज्यादा इफेक्ट रहता है। तो इसीलिए एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी सब इंडियन का मिथ्स आपने देखा होगा कि सब लोगों का मिथ्स क्या है। तो इंडियन फूड बिलीव्स फैट्स एंड हम मिथ्स देखे तो सबका क्या मिथ्स है कि जो जैगरी है या शुगर है या ग्राउंडनट है, मैंगोज है, बाजरा ज्वार है, एग्स है, वो सब हमें ठंडियों में ही लेना चाहिए। मीट है, वो सब चीजें हमें ठंडियों के मौसम में ही ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। तो वो एक मिथ है कि ऐसा नहीं है। फूड जो भी एक नेचुरल फॉर्म से बनाया हुआ है, मतलब नेचुरल वे से आया हुआ है,
जेगरी मतलब वो एक नेचुरल है जो हम मैन मेड नहीं है, तो वो फूड कभी किसी को नुकसान नहीं करेगा। आप कोई भी सीजन में ले लो। और ज्यादा से ज्यादा हमारी जो स्टाइल है, जो हमारी इंडियन स्टाइल देखा जाए तो जैसे समर की सीजन में ही मैंगो आता है, या आपका जो गेहूं और वो सब चीजें आती है, विंटर में अलग टाइप के फूड आते हैं, अलग टाइप के फ्रूट आते हैं, तो वो हमारी एक नेचुरल स्टाइल है। तो वो टाइप के अकॉर्डिंगली हमें आगे चलना होता है। जो नेचुरल वे है उसको हमें एक्सेप्ट करना होता है। तो अभी मैंगो का गरम तासीर है और हम नहीं खा सकते, या गुड़ गरम तासीर वाला है वो हम नहीं ले सकते, तो वो सब एक मिथ है, क्योंकि ऐसा करने से कई कई चीजें हमने अवॉइड कर दी है। किसी किसी का लाइकिंग ऐसा होता है कि सिलेक्टेड चीजें ही उनको पसंद होती है, और इसमें से कई कई चीजें गर्म और ठंडे में से निकल जाती है, तो फिर वो लेंगे क्या? तो जिसकी वजह से उनका जो खाने का जो फूड का सिलेक्शन है वो भी बहुत लिमिटेड हो जाएगा, और वो लिमिटेड चीजें लेंगे तो डेफिनेटली अच्छा हेल्थ बनने की जगह पे हेल्थ धीरे धीरे डिग्रेड होता जाएगा। देन है कि छाछ है, दही है, मिल्क, दाल, वेजिटेबल्स है, एप्पल है, वो सब चीजें क्या ठंडी होती है, तो ये प्रॉब्लम है, तो आपको ये बहुत ठंडा पड़ेगा तो आपको नहीं लेना है, ये गर्म पड़ेगा तो आपको नहीं लेना है। तो ऐसा नहीं है। छाछ आप विंटर में भी दही छाछ अच्छे से ले सकते हो। छाछ इज अ वेरी गुड प्रोबायोटिक है जो आपकी गट की हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है, क्योंकि आपकी अगर बॉडी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी गट हेल्थ ही है, क्योंकि अगर गट में गट का मेन काम है, आप जो भी लेते हो खाते हो तो विटामिन का एब्जॉर्प्शन आपका वहीं पे होता है। अगर आपने गट आपकी हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक डिजीज या GERD और वो सब प्रॉब्लम्स होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। देन है कि पपैया जो है वो बहुत ही वो फ्रूट है, वो बहुत ही मतलब गर्म वाला है, और वो हमें नहीं लेना चाहिए। तो जनरली वो पीरियड्स वाले लड़कियां हैं या प्रेग्नेंट वुमन है तो उनको टोटली अवॉइड करते हैं। तो पपैया में अच्छे से लाइकोपिन है, क्योंकि वो ऑरेंज कलर का है, तो वो विटामिन ए कंटेंट उसमें से ज्यादा है, तो आपको इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो वो सब चीजें नहीं सोचनी है कि ये करने से ये होता है, बट सभी चीजें जो हमारे न्यूट्रिशन वाइज हमारे लिए अच्छा है, तो सभी चीजों को हमें एडप्ट करना है। सभी चीजों को खाली ओनली वही देखना है कि हम ये खा रहे हैं तो उसमें से हमें कितना विटामिन मिल रहा है। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक हमें किसी से फायदा नहीं होता है तब तक हम कुछ काम करेंगे नहीं। तो फिर फूड में भी हमें वही चीज देखनी है कि ये खाने से हमें कितना फायदा मिलता है। अगर ये खाने से मुझे अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है तो ऑलवेज गो फॉर दैट। आपको ऐसा नहीं है कि ये हम गर्म है या ठंडा है और इससे ये होता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू किसकी कितनी है उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे फूड लेना है। देन अभी देखा जाए तो सब लोग अभी जानते हैं कि भाई B12 है, तो हम लोग तो वेजिटेरियन है तो B12 की हमारी डेफिशिएंसी ही होगी, तो इसीलिए हमें तो B12 डेफिशिएंट हम ऑलवेज ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। मिल्क है वो वेरी गुड ऑप्शन है। आप मिल्क ले सकते हो, दही ले सकते हो, फर्मेंटेड चीजें ले सकते हो जिसमें से आपको B12 अच्छे से मिलता है। B12 को मिलने के लिए मैंने जो आगे बताया वो दूसरे विटामिन का होना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक सिंगल विटामिन की डेफिशिएंसी है तो वो पूरी लाइन लग जाएगी, आपको ये भी डेफिशिएंसी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। तो इसीलिए आपको बैलेंस वे में अगर आपने डाइट लिया है और कोई एक्सपर्ट से सलाह लेके अपना डाइट चार्ट बनाया है, तो कौन सी चीजें किसके साथ लेने से विटामिन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने कैल्शियम वाली चीजें लिया है, मिल्क वाली चीजें ली है, तो उसके साथ हम क्या लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छे से होगा। आपने पालक लिया है तो उसके साथ आपको क्या लेना है, प्रोटीन लिया है तो उसके साथ आपको क्या लेना है। तो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए। अभी 6 में जो है वो नो डाइट डे गाइडलाइंस के हिसाब से अभी रिसेंट हुआ है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो नो डाइट डे मतलब क्या है? अभी अभी में आप सबका ऐसा होता है कि भाई डाइट करते हैं तो बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, तो ये नहीं लेंगे, वो नहीं खाएंगे, वेट बढ़ जाएगा।
तो 6 मई एज ए नो डाइट डे का गाइडलाइन है, उसमें बताया गया है कि यू आर मोर देन योर वेट, वैल्यू एंड अपीयरेंस। तो आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो अपने वेट और अपने अपीयरेंस से ज्यादा, क्योंकि आपका माइंड जितना हेल्दी और काम रहेगा उतनी आपकी अपीयरेंस लेवल उतनी ही ज्यादा अच्छे से आप डिस्प्ले कर पाओगे। आप खाली अपने एक वेट को ही कंसीडर करके सब कुछ छोड़ के, अपने इमोशंस को भी छोड़ के, मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी है वो सब चीजें भी छोड़ के अगर आपने खाली वेट पे ही कॉन्सेंट्रेट किया है तो डेफिनेटली आपको डेफिशिएंसी ज्यादा आने लगेगी और वो अफेक्ट करेगी आपके मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ को। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। आप क्या चाहते हो, फिर ऐसा नहीं कि हाँ मुझे तो हर वक्त मन होने लगता है ये खाने का वो खाने का, तो मैं उसको डिले नहीं कर सकती और मैं ले ही लूंगी, ऐसा नहीं है। पर ऑलवेज रिस्पेक्ट, आप जो भी ले रहे हो उसको फाइंड आउट करो कि भाई मुझे इतना हंगर सेंसेशन, इतना क्रेविंग मुझे क्यों हो रहा है। जो भी हो रहा है अगर आप अपने बॉडी को फील करोगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो या कुछ ज्यादा ले रहे हो या आप कम खा रहे हो। तो ऑलवेज एनालाइज करो अपने आप को कि आपकी हंगर को आप क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे हो और इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई है। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मेंटल, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को। देन से नो टू अनसस्टेनेबल डाइट। तो अनसस्टेनेबल डाइट मतलब अभी जो मार्केट में सब है, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट है, कीटो डाइट है, जीएम डाइट है, बहुत सारे डाइट के ऑप्शंस है जिसमें बोला गया है कि इसमें हाई प्रोटीन लेना है, इसमें हाई फैट लेना है, या इसमें टोटली फैट लेना है, ये टोटली डिटॉक्स डाइट है, या बहुत सारे डाइट मार्केट्स में आते हैं। पर ऑलवेज आपको बिलीव करना है कि कौन से डाइट को आप लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने वो जो भी चीज आप कर रहे हो अगर वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल नहीं होगा तो टेम्पररी चीजें करके मनी और अपने आप को, हेल्थ को सफर करके कोई मतलब नहीं है। उसको आपको ऑलवेज उससे फायदा तो होने ही वाला नहीं है, तो फिर आप ये चीज क्यों कर रहे हो। तो ऑलवेज लिसन टू योर माइंड, ऑलवेज लिसन टू योर माइंड। तो ये आप जो भी अनसस्टेनेबल डाइट है वो एक बार करने से पहले आप सोचिए कि ये कितना अपने लिए पॉसिबल है। देन इसके साथ रिस्पेक्ट योर मेटाबॉलिक डिजीज एंड नरिश योरसेल्फ। कई कई हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं कि हम अच्छे से बैलेंस डाइट करना चाहते हैं पर फिर भी हम नहीं कर पाते। कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कई साइकाइटिक प्रॉब्लम है, कई डिप्रेशन वाले सिम्टम्स है, फिर कई ऐसे प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, थायराइड है, बहुत सारे ऑप्शंस है। जो डिजीज हमने देखा जाए तो उसमें मेटाबॉलिक डिजीज में कई बार आपका क्रेविंग्स और वो सब चीजें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बढ़ जाता है। अब जो लेडी पीएमएस में है या उनका जो पीरियड का इश्यूज है तो वो सब टाइम पे हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपने आप को गिल्ट करने की जरूरत नहीं है, पर जो चीजें हो रही है उसको पहले करेक्ट करो तो अपने आप अपनी क्रेविंग कम हो जाएगी। वैसी वैसी चीजें आप लो जो आपके मतलब आप पहले अपने रूट कॉज को आपको फाइंड आउट करना है कि मेन रूट कॉज क्या है और किसकी वजह से मुझे ये सब चीजें हो रही है। आपको क्रेविंग ज्यादा हो रही है, अभी काफी क्लाइंट का मेरे पास मैसेज आया कि मुझे ये टाइम में डाइट नहीं हो रहा है और मुझे क्रेविंग्स बहुत बढ़ रही है और मैं मीठा ज्यादा खाना खाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसको पहले फाइंड आउट करो कि भाई ये मुझे हो रहा है, इसीलिए लिसन टू योरसेल्फ। आप जितना अपने आप को सुनोगे, आप अपने इमोशंस को पहचानोगे तो आप तुरंत फाइंड आउट कर पाओगे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, और अपने बॉडी को ज्यादा से ज्यादा नरिशमेंट दो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ओनली ध्यान में रखना है कि ईट हेल्दी एंड ईट राइट। आप अगर अच्छा खाओगे, राइट चीजें लोगे तो डेफिनेटली आपको बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट अच्छे से मिलेगा, प्रोटीन अच्छे से मिलेगा, फाइबर अच्छे से मिलेगा। तो ये सब चीजें अगर आपने अच्छे से लिया है तो डेफिनेटली आपको ये सब क्रेविंग्स आपके कम हो जाएंगे। तो आपको फिर दूसरी डाइट्स पे डिपेंडिंग होने की
जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, कि इसमें आप प्रॉपर टाइम पे सभी चीजें करो। एक लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आप ईट राइट कर पाओगे। अगर आप, क्योंकि डिसिप्लिन और ईट राइट भी एक दूसरे के साथ बहुत जुड़ा हुआ होता है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको कहीं पे जाना है और आपका ऑफिस जाना है और आपका फूड रेडी नहीं हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे कि बिना ब्रेकफास्ट करे ही आप निकल जाओगे और आपके काम में आप भूल जाओगे कि आपने नाश्ता नहीं किया है, तो आपका टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाएगा। आपने 4 घंटे तक कुछ नहीं खाया होगा, तो फिर मैं कितनी भी गाइडलाइन आपको दूंगी, आप अपने आप को क्रेविंग से बचा नहीं पाओगे। और आप डेफिनेटली ऐसी चीजें लोगे कि जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपका इंसुलिन बहुत लेवल बहुत ही डाउन हो गया होगा। और आप ज्यादा से ज्यादा जितना कार्ब्स वाली चीजें लोगे, तभी आपका शुगर अप होगा और तभी आपको सटाइटी फील होगी। तो इसीलिए ये टाइम मैनेजमेंट भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, कि जो आपको ईट हेल्दी एंड ईट राइट कराने के लिए भी आपको प्रेरित करेगा। अगर आपका ये मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो या कितने भी डाइट्स ले लो, आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक डिसिप्लिन लाइफ में लाना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है कि एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट, इससे पहले मैं आपको एक प्रोटीन के बारे में बता देना चाहती हूँ कि अभी जो ज्यादा से ज्यादा है कि भाई मुझे हाई प्रोटीन डाइट ज्यादा लेना है, हाई प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा लेना है, क्योंकि वेट लॉस में वो ज्यादा हेल्प करता है। प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे मसल बिल्ड करता है, हमारे हीमोग्लोबिन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स भी उसमें से ज्यादा अच्छे से मिलते हैं। तो प्रोटीन बहुत ही अच्छा है। तो उसकी नॉर्मल वैल्यू एटलीस्ट आप 20 to 25% तक आप अपना प्रोटीन ले सकते हो। 20 to 25 ग्राम जितना आप प्रोटीन लो, पर अगर उससे एक्सेस आपने लिया है, जैसे 40 ग्राम के अब आपने प्रोटीन लिया है, पूरा दिन प्रोटीन प्रोटीन ही आपने ज्यादा लिया है, तो जिसकी वजह से आपको उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पता है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। कि ज्यादा प्रोटीन लेने से भी किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आपको ज्यादा स्ट्रेस होगा, आपका लीवर का प्रॉब्लम्स होगा। फिर आपके बोन लॉस हो सकता है, कैल्शियम आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो ये सब पैरामीटर आपको तभी पता चलेंगे तब आप जब आप रिपोर्ट कराओगे तब। एंड ज्यादा फिर प्रोटीन एक्सेस लेने की वजह से भी जैसे वुमन में ब्रेस्ट कैंसर एंड मेंस में प्रोस्टेट कैंसर का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। देन बोवेल का प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि बॉडी का जो मशीन है, आप ऐसा नहीं है कि मारुति की गाड़ी है और आप फरारी के जैसे चलाने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होने वाली है। तो बॉडी को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। किसी का इंटरनल रिक्वायरमेंट और इंटरनल फिटनेस इतना अच्छा होता है कि आप थोड़ा सा भी ज्यादा खाना वो लेंगे तो वो उनको इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे। पर किसी का ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी ज्यादा लिया तो बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो एक्सेस प्रोटीन की वजह से भी फिर आपको GERD का जो प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम और रिफ्लक्स का और वो सब प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकता है। तो एक्सेस प्रोटीन इसीलिए कोई एक्सपर्ट की सलाह लिए बगैर आपको एक्सेस मात्रा में नहीं लेना है। तो ऑलवेज आप बैलेंस मील पे प्रेफर करो और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट लेना। कोई भी वेजिटेरियन में से आप, हम जो वेजिटेरियन आइटम्स बनाते हैं जैसे चिल्ला है या पल्सीस है या एनीथिंग, तो उसमें से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। और वेगन पे जितना आप, मेरे ख्याल से जितना वेगन पे बिलीव करते हो, वो इसलिए ज्यादा बेटर है कि आप एनिमल प्रोटीन जितना ज्यादा लोगे तो नेचुरल है कि आपकी सैचुरेटेड फैट उसमें से ज्यादा बनेगी। सैचुरेटेड फैट की मात्रा में हमने आगे डिस्कस किया है, वो 8 to 10% जितना है। तो हाँ, आपने एनिमल प्रोटीन ज्यादा लिया है तो फिर क्या होगा, सैचुरेटेड फैट आपकी बढ़ जाएगी। और सैचुरेटेड फैट बढ़ेगी तो वो आपके इन्फ्लामेशन में आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर मेटाबॉलिक डिजीज है, आपके
डायबिटीज है या फिर आर्थराइटिस है, तो काफी सारे मेटाबॉलिक डिजीज होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लामेशन दैट मीन्स कि आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा बढ़ रहा है, ESR लेवल आपका ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अभी काफी सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी, आपने विराट कोहली का भी देखा होगा कि वो टोटली अभी वेगन डाइट फॉलो कर रहे हैं। तो काफी सारे लोग ऐसा नहीं है कि वेगनिज्म पे जा रहे हैं और नॉनवेज ही हमें खाने से हमारी बॉडी को, क्योंकि फायदा और प्रोटीन से होता है, बट आपको नेगेटिव साइड भी उसकी देखनी है। तो और अगर आपने नेगेटिव साइड नहीं देखी और रिपोर्ट कराओगे, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे लीवर प्रोफाइल अच्छे नहीं आ रहे हैं। और एक बार कोई चीज खराब हो जाती है तो फिर उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए चाहते हैं कि हम जितना बैलेंस डाइट पे जितना फोकस करेंगे, उतना हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये लॉकडाउन पीरियड में मैं सब लोगों को यही चीज बताना चाहती हूँ कि आप जितना फोकस अपनी लाइफस्टाइल पे करेंगे, घर पे बनाया हुआ खाना खाएंगे, तो ये सब चीजें करने से आपको फायदा है। खाने में न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के साथ एक प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक का मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि प्रीबायोटिक हमें जनरली हमारे बनाना है, अनियन है या ओट्स है या हम लेंटिल्स और जो चिकपीस यूज करते हैं, उसमें से हमें प्रीबायोटिक्स मिलता है और वो गट पे वर्क एज अ प्रीबायोटिक काम करता है। प्रोबायोटिक है वो दही एंड अचार में से हमें मिलता है। तो ऑलवेज आप जितना दही जितना यूज कर सको अपने डाइट में पूरा दिन में आप करोगे तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा है, जो आपके गट फ्लोरा को हेल्दी बनाएगा और जो विटामिन की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को भी अच्छा करेगा। अगर वो गट फ्लोरा हेल्दी नहीं है तो लीकी गट का सिंड्रोम डेवलप होगा, जिसकी वजह से आपने अच्छा खाया है बट विटामिन का एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं होगा। विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उसके पीछे भी हमारी जो कुकिंग मेथड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मेथड जो आप जैसे बनाते हो उसकी वजह से भी आपके विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मेथड में क्या क्या पॉइंट्स है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मेथड में आप जब चॉपिंग करते हो वेजिटेबल तो पहले से अच्छे से क्लीन करो, देन क्लीन करने के बाद आप चॉप करो एंड उसको पानी में भिगो के नहीं रखना है, आपको वॉश करके कट करके उसको तुरंत बना देना है। पानी में ज्यादा भिगोने की वजह से भी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो आपको उसको तुरंत ऐसे कुक करना है। देन सेकंड है कि आप जो भी बना रहे हो वो प्रेशर कुकर में बनाओ तो वो ज्यादा अच्छा है, और उसमें ज्यादा पानी ऐड करके मत रखो। ज्यादा पानी ऐड करोगे तो ज्यादा पानी एक्सेस हो जाएगा, तो आप उसको निकाल दोगे तो भी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो जितना पानी चाहिए उतना ही यूज करो, और पानी बचता है तो वो कोई भी जो फूड की आइटम आप बना रहे हो उसमें आप यूज कर सकते हो। देन जो दाल या जो भी आप पल्सेस की चीजें बना रहे हो तो उसको अच्छे से घिस के मतलब साफ करके आपको बनाना नहीं है, एक ही बार में उसको थोड़ा सा सोक करके उसको छान लेना है। किसी को हैबिट होती है कि बहुत ही ज्यादा जैसे चावल या दाल निकाला है तो अच्छे से 3-4 बार धो धो के वो यूज करेंगे, तो वैसा भी हमें नहीं करना है। देन माइक्रोवेव ओवन या एयर फ्रायर वो सब चीजों का जितना यूज कम करो उतना ज्यादा अच्छा है। खाना बार बार रीहीट मत करो, सुबह बनाया है तो फ्रीज में रखो, फिर रात में वो वापस यूज करो रीहीट करके, तो आपको ओनली कैलोरी मिलेगी, न्यूट्रिशन वाइज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सब एक छोटे छोटे एस्पेक्ट्स है, अगर आप ये सब चीजें अपनी कुकिंग में ऐड करोगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट है। इसके अलावा आप जो सोडा बाई कार्ब्स है या आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स है वो सब चीजों का यूज बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि वो सोडा बाई कार्ब्स है तो वो जैसे प्रेशर वाले लोग हैं उनके लिए भी, ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। और वो जो फर्मेंट किया होता है उसका न्यूट्रिशन उसमें नहीं, कंटेंट नहीं रहने देता है। तो फर्मेंट करना है तो उसको अपने आप फर्मेंट होने दो। तो ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, अगर आप ये सब में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप हेल्दी कुकिंग भी कर पाओगे, और ये लॉकडाउन पीरियड में ये सब चीजें आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको लॉकडाउन पीरियड में
ध्यान रखना है, और इसके बाद भी आप अभी ये हैबिट फॉर्म कर सकते हो और इसके बाद भी आप अपनी हैबिट को आगे ले जा सकते हो. तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच. एनी क्वेश्चंस? Hi, good morning, Hetal. Yeah. My one student has one question. Am I audible? या ऑडिबल, पर आवाज थोड़ी सी कम आ रही है. Now? या राइट राइट. Yeah, so she has a question that how to reduce stress that causes because of workload, because या that is so affecting the mental health. या जो वर्कलोड है उसको आप मैनेज में, जो मैंने आगे आपको वही चीज आपको एक्सप्लेन किया है कि कोई भी चीज को आप जितना मैनेज कर पाओ उतना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में सबकी लाइफ स्ट्रेस वाली होती है. जैसे हम वर्किंग वुमन है तो डेफिनेटली उनको घर का भी हैंडल करना होता है, बच्चों का भी करना होता है और बाहर का काम भी करना होता है. तो जितना आप चीजों को मैनेज कर पाओगे उतना आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा. और दूसरा है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी पूरे दिन में करो कि जिससे आपको अपने लिए टाइम निकालो, कि आपको उसकी वजह से खुशी हो और आपका स्ट्रेस फैक्टर कम हो, क्योंकि ये चीज तो हर एक की लाइफ में है. और अभी तक ज्यादा देखा जाए तो सभी लेडीज ज्यादा से ज्यादा वर्किंग ही होती है, तो ये हैंडल करना ज्यादा एडवाइजेबल है. And I have one more question that nowadays we are consuming more carbs, right? And as you know that kids like to have potato and all stuff to have, to add with other vegetables, right? So how to replace that or to cut that carbs percentage? What can I add in my diet? या नाइस क्वेश्चन. आप जो भी प्रिपरेशन है उसमें आप कोई भी आटा यूज कर सकते हो. बेसन का आटा है जो जिसमें प्रोटीन है. जैसे आप नाश्ते में कोई भी दाल का चिल्ला बनाओ, उसमें वेजिटेबल्स डालो. खमन बना सकते हो, ढोकला बना सकते हो. तो छोटी एज से ही आप ऐसी प्रिपरेशन बना के, जैसे बच्चे हैं तो बच्चे के लिए आप बेसन के लड्डू बना सकते हो. तो छोटी एज में ही बच्चों को भी ऐसी हैबिट डाले कि कोई भी चीज आप जैसे बना रहे हो उसमें प्रोटीन ऐड करते रहो. जैसे आपने खिचड़ी, वन टाइप ऑफ खिचड़ी बनाई है जो हर एक गुजराती के घर में मोस्टली बनाते हैं, तो आप उसका कॉम्बिनेशन ऐसे करो कि राइस का कंटेंट है वो कम रखो एंड जो दाल का कंटेंट है वो ज्यादा करो. बच्चे अकेले दाल नहीं खाते हैं तो मिक्स दाल उसमें ऐड कर सकते हो. या फिर वेजिटेबल पुलाव बनाया है तो उसमें आप पनीर चॉप करके भी उसमें डाल सकते हो. Okay. Any more questions, students? Yeah, we have one question from Forum Shah या that is butter and cheese good in daily? या चीज इज अ गुड हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन. तो चीज अच्छा है, पर वो भी डिपेंड करता है कि पूरे दिन में आप दूसरी क्या क्या चीजें ले रहे हो. और बटर इज ऑलवेज गुड. आप एनी टाइम पानी यूज करो उतना पतली छाछ बना के आप अपने डेली वे में यूज कर सकते हो. बच्चे कॉलेज जाते हैं तो भी बॉटल में ले जा सकते हैं अभी गर्मियों की सीजन में, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है. So I guess there is no more question. And thank you so much, Mrs. Hetzel. It was very informative session. I got many messages on my comment box that it was really informative and very necessary session nowadays, because at home everybody think about now what to eat next, right? या Just guide them what to eat and what to avoid. And there is one more question, I think. What food should be taken if someone have vestibular uh, dysfunction? यार बाइडन नहीं सुना. Hello, या am I audible? Hello. या बोलिए. Yeah, there is one more question from Muskan. What food should be taken if someone have vestibular dysfunction? Someone has Vestibular dysfunction. It is there in the comment box. If I am not audible,
या एक सेकंड. Muskan Mansoori. What food should be taken if someone have vestibular dysfunction? अच्छा, वेस्टिबुलर डिसफंक्शन. ओके, टेकन समवन है वेस्टिबुलर डिसफंक्शन. आप अपने फूड में ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हो. एंटीऑक्सीडेंट्स में आप नट्स ले सकते हो. फिर आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स ले सकते हो. चिया सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, वो सबको आपको रात को सोक करके मॉर्निंग में आपको वो लेना है. ड्राई फ्रूट भी आप सोक करके मॉर्निंग में लेना है. तो आप जितना बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा दोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है. Okay. Any more questions, students? Fine. So I hope that all the students are, getting good response and got good answers from their query. There is one more question from Neeraj. Which type of nutrition have to take when players suffering with physical injury? Am I audible? एक मिनट, आई विल चेक इट. Which type of With अच्छा, nutrition have to taken when player suffering from physical injury. Yeah, it is nice question. जनरली फिजिकल इंजरी होने के वो रीजंस है ज्यादातर कि अपने में डेफिशिएंसी है और हम ओवरबर्डन कर रहे हैं अपने बॉडी के साथ. तो ओवरबर्डन की वजह से इंजरी जनरली आती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो देखना है कि हम जब खेल रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो हमें कहाँ पे पेन है कि नहीं, वो पहले फर्स्ट ऑफ आपको फाइंड आउट करना है. देन उसके लिए जनरली फिजिकल फिटनेस के लिए आपको एक तो विटामिन D3 का ध्यान रखना है. सेकेंडली विटामिन B12 का ध्यान रखना है. आपका आयरन एंड फॉलेट लेवल कितना अच्छा है वो ध्यान रखना है. एंड आप जो भी फिजिकल फिटनेस कर रहे हो उसके बाद आपको मसल रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन रिच फूड लेना ज्यादा प्रिफरेबल है. तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखोगे और रेस्ट लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. बॉडी को स्ट्रेचिंग करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, वो सब चीजें स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जनरली जैसे बैडमिंटन प्लेयर है तो उनको ज्यादा से ज्यादा क्या खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है और कई लोग ये सब चीजें जो करनी चाहिए वो नहीं करते हैं. तो वो भी वन ऑफ द रीजन है कि आपको इंजरी आ सकती है. So could you share that what are the components of B12? या B12 कई लोग नॉन वेजिटेरियन फूड में से इतना जो हमारी मीट्स है कि भाई हमें नॉन वेज में से ही मिलता है, और वेजिटेरियन में ऐसे आप मिल्क एंड फर्मेंटेड प्रोडक्ट आप ले सकते हो. तो उसमें से विटामिन. और दूसरी चीज है कि जो मैंने बताया है कि लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आपने ओनली नॉनवेज भी खाया है, फिर भी मेरे पास ऐसे क्लाइंट आए हैं कि हम लोग तो नॉन वेजिटेरियन है तो हमें D3 और B12 की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती है. पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी जो खाने की पैटर्न है, आप कैसे कुक करते हो, कैसा ऑर्गेनिक चीजें हैं, वो सब चीजें भी मायने रखती है. तो मिल्क एंड फर्मेंटेड प्रोडक्ट आप जो घर पे बनाया हुआ है वो आप ले सकते हो. और दूसरे विटामिन का भी कंजम्पशन अगर अच्छे से होगा तो वो चीज की डेफिशिएंसी नहीं होगी. अगर आपकी D3 की डेफिशिएंसी है तो दूसरा लेवल भी आपका कम हो सकता है. मतलब ये एक पूरी साइकिल है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है. तो इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल. आप अच्छे से घर पे बनाया हुआ आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव और सोडा के बगैर का आपने अच्छे से कुकिंग करके खाना बनाया है तो डेफिनेटली आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी. There is one more question from Muskan. या That should we avoid taking sweets? डेफिनेटली शुगर तो हमें लेनी ही नहीं है. और शुगर खाने का क्रेविंग जनरली तभी होता है जब हमारे खाने में बहुत ज्यादा गैप्स होता है. अगर हम अभी देखा जाए तो सबका मॉर्निंग में निकल गए और शाम को ही आए तो फिर वो टाइम पे हमें बहुत ही मंचिंग होता है. बीच में कहीं पे रहे तो लगता है कि एक आध पेस्ट्री खा ले.
है ना, तो वो एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाती है हमारे में। तो इसीलिए एक लाइफस्टाइल को मेंटेन रखो जिससे आपको शुगर खाने की क्रेविंग नहीं हो। बट अगर होती है तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाउ टू डाइवर्ट? आपको लगता है कि अगर मीठा खाना ही है तो घर पे बनाया हुआ कोई भी चीज आप ले सकते हो, जैसे बेसन का लड्डू है या मूंग दाल का हलवा है, तो वो चीजें आप घर पे बनाई हुई लो। बाहर की चीजें, चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज, वो टोटली सैचुरेटेड फैट्स है, तो वो चीजें हमें अवॉइड करनी है और देखना है कि भाई पूरे दिन में हमने क्या क्या लिया है। डिपेंड ऑन योर ओबेसिटी, योर मेटाबॉलिक डिजीज, या ऐसा कुछ है आपको हेल्थ रिलेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो सबको भी देख के फिर शुगर का इंटेक हमें करना है। बाकी मन हो तो घर पे बनाई हुई चीजें थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हो। एंड आई हैव हर्ड दैट आफ्टर मील वी हैव टू ईट स्वीट, तो उससे डायबिटीज में बेनिफिट होता है, तो इज दैट ट्रू? नो, इससे बेनिफिट नहीं होता है। इट इज अ हैबिट। इट्स अ हैबिट कि सब लोगों को ऐसा होता है कि भाई सबका होता है कि खाने के बाद तो मुझे कुछ मीठा चाहिए ही, उसके बगैर मेरा खाना फिनिश नहीं होता है। तो वो वन टाइप ऑफ आपकी हैबिट है। और वो क्रेविंग जो मैंने बोला है कि वो क्रेविंग्स आपकी हैबिट में फॉर्म हो गई है। देखो, हैबिट पहले से बनती है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी क्रिएट होती है, वो पहले से ही ऐसा है। इसीलिए मैं ऑलवेज एम्फेसिस करती हूँ कि बच्चों को आप पहले से ऐसी खाने की हैबिट डालो कि आगे जाके वो फॉर्म नहीं। एम आई ऑडिबल? या So I think we have no question left in the comment box. And thank you again, या Vasudha. It was very nice and informative session. थैंक We यू। look forward for more session in the future. Yeah. या डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।